हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ में हम अगला सीक्वेंस लेकर के आए हैं 5NF या फिर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसे जो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को अगर हम देखें तो वही वाला कंसेप्ट है कि प्रैक्टिकली तो ये 6 नंबर पे आ रही है। 1NF, 2NF, 3NF, देन BCNF, 4NF, 5NF आती है, 6 नंबर पे है, पर इसे 5NF नाम दिया गया है क्योंकि BCNF जो है वो 3.5 होता है, ना कि 4। ठीक है, और साथ के साथ इसे PJNF भी बोलते हैं। अब PJNF क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। PJNF का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब यहाँ प्रोजेक्ट जॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे 5th NF के अंदर जब टेबल को डिकम्पोज किया जाता है तो उस डेटा को फिर से प्रोजेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए पहले उन्हें ज्वाइन करना होता है, इसलिए इसे प्रोजेक्ट जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, NF का मतलब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, तो ये हो गया PJNF। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन, टेबल शुड बी इन 4NF, टेबल 4NF में होना चाहिए, तभी इस पे 5NF के जो है ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सेकेंडरी थिंग, नो जॉइंट डिपेंडेंसी अलाउड। अब ये जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है उसके लिए थर्ड वाली कंडीशन भी एक बार आप समझ लीजिए, दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा। डिकम्पोजिशन शुड बी लॉसलेस। ठीक है, हमने अभी तक सारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में देखा, अगर 1NF को छोड़ दें तो 2NF, 3NF, BCNF, 4NF तक भी जब भी टेबल को नॉर्मलाइज किया जाता है तो उस टेबल को डीकम्पोज करके सिंपलर या स्मॉलर टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले नॉर्मलाइजेशन से पहले एक डीकम्पोजिशन का वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, डीकम्पोजिशन ही नॉर्मलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट है। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स टेबल को छोटी छोटी स्मॉल और इजी टेबल्स में डीकम्पोज करना, ये डीकम्पोजिशन कहलाता है। लेकिन ये डीकम्पोजिशन दो टाइप का होता है, लॉसलेस एंड लॉसी। लॉसलेस मतलब इस तरह से टेबल को डीकम्पोज करना कि उसका डेटा लॉस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करते थे, प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट का इस्तेमाल करते थे। हमने 2NF, 3NF, 4NF के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो टेबल को जब भी हमने डीकम्पोज किया हमने प्राइमरी की हर एक के अंदर डाली है। इट मीन्स कि एक टेबल में वो प्राइमरी की और दूसरी टेबल्स के अंदर वो फॉरेन की है, ताकि जब भी वो आपस में ज्वाइन होकर के डेटा शो करे, ठीक है, तो वहाँ पे सारा डेटा शो हो, कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो। और लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है कि भाई उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी की पॉइंट की जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, बस टेबल को इक्वल, जैसे टेबल में 4 एट्रीब्यूट है, 2 एट्रीब्यूट की एक अलग टेबल, 2 एट्रीब्यूट की एक अलग टेबल। लेकिन अब नुकसान क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट सब आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारा डिकम्पोजिशन वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि डिकम्पोजिशन जो है वो लूजलेस होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, जब तक कोई टेबल 4NF तक आती है, ठीक है, तो वो काफ़ी सारी छोटी छोटी टेबल्स में ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुकी होती है। तो 5NF के अंदर एक्चुअली ये कंसिडरेशन किया जाता है कि यार 5NF का मतलब ही यही है कि टेबल तो डिकम्पोज हो गई, अब अगर हमको इनको शो कराना है तो पहले तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही टेबल से निकली हुई सारी स्मॉल टेबल्स हैं, अगर उनका डेटा ज्वाइन होकर के शो नहीं हो सकता तो फिर तो डिकम्पोजिशन नॉर्मलाइजेशन फेलियर हो गया। तो 5NF क्या करता है कि 4NF तक आई हुई टेबल्स के ऊपर ये चेक करता है कि वापस ज्वाइन करने के बाद में ये प्रॉपर जो ओरिजिनल टेबल थी जिसको डिकम्पोज किया, क्या वैसे ही दिखेगी, वैसा ही डेटा शो करेगी या कोई एरर आ सकती है, ये चीज़ जो है 5NF वेरीफाई करता है। और अगर कोई एरर आती है तो उसको हटाने का काम 5NF में किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ें कही गई, एक तो जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए और दूसरा डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस होना चाहिए। अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होता है मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, कि सपोज क्या हुआ कि वो एक एट्रीब्यूट है A, ठीक है, और AB एंड AC, ये जो है मैंने क्या किया कि ABC की एक टेबल थी, मैंने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, AB एंड AC। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि A में सपोज 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 3 रोज हैं, ओरिजिनल टेबल में भी 3 रो थी। ठीक है, ओरिजिनल टेबल के अंदर भी 3 रो है, यहाँ पे भी 3 रो है, लेकिन इधर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, अब ऐसा कैसे हुआ, ऐसी टेबल्स होती हैं। इस वाले टेबल का भी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। फिलहाल खाली यहाँ पे क्या ध्यान रखिए कि AC वाले टेबल के अंदर सिर्फ 2 ही रो, एक रो नहीं आ रही है। ठीक है, तो हकीकत में हो क्या रहा है, यहाँ पे जब इन टेबल्स को मैं कंपोज करूँगा, वापस जोड़ूंगा, तो मेरे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन आएंगे। कैसे, इसको देखते जाइएगा। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। मैं इनको ज्वाइन करना शुरू करता हूँ, 1 1 1, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 2 2, अब आता है ये। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब टेबल यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी मेन टेबल, तो उसमें देखिए यहाँ पे भी 3 था, पर जब टेबल को नॉर्मलाइज करके डीकम्पोज कर करके हम 4NF तक आ गए तो यहाँ आकर के हमें पता लगा कि यार यहाँ पे तो 3 क्रिएट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 कहाँ से लाएं,
तो जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी उसके ऊपर हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया और जब वापस उसको ज्वाइन किया तो हमारी ओरिजिनल टेबल नहीं बन रही है। तो इस टाइप का जो डिपेंडेंसी होता है कि टेबल को जो वापस डीकम्पोज करने के बाद फिर से ज्वाइन किया जाता है और टेबल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लौट पाता, ये ज्वाइन डिपेंडेंसी कहलाता है। यहाँ पे एक्चुअली डेटा का लॉस हो रहा है, इस चीज़ को रोकना ही 5NF का काम है। यानी 5NF क्या चेक करता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन इस तरह से करो कि डेटा लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम उसके लिए इस टेबल के एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं इसके अंदर आपको दोनों ही चीज़ें समझा दूंगा, ज्वाइन डिपेंडेंसी भी समझा दूंगा और जो ये लॉसलेस डीकम्पोजिशन है ये भी समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारी टेबल है, इसके अंदर मैंने कोर्स ले रखा है, उस कोर्स को कौन फैकल्टी पढ़ाती है उसका नाम लिखा हुआ है और किस क्लास में ये फैकल्टी वो कोर्स पढ़ा रही है ये टेबल मैंने यहाँ बना रखी है। ठीक है, देखिए मैंने 4NF में भी ये बात बोली थी, 5NF में भी ये बात बोल रहा हूँ मैं इस वाले वीडियो में भी, कि हम आपको प्रॉब्लम सोल्व आउट करके दिखाने के लिए उस तरह की टेबल क्रिएट करते हैं। अगर आप कोई भी एक सिंपल टेबल लेकर के उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप ये आउटपुट शो नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको इसी तरह की टेबल्स दी जाएंगी जहाँ पे उनका कोई डायरेक्ट टेबल देखकर के आपको समझ में नहीं आएगा इस टेबल का सेंस क्या है। क्यों? कोर्स फैकल्टी क्लास, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, तो कोर्स ID क्यों नहीं लिखा, फैकल्टी ID क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो भाई यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको इसी तरह की टेबल्स मिलेगी ना, आपको उनको डीकम्पोज करना रहता है, इसलिए हम उसी तरह की टेबल्स लेकर के आते हैं। मोस्ट ऑफ हमारे टेबल्स जो है, जो अगर हम बात करें तो जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे DBMS से रिलेटेड, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से हम टेबल्स लेकर के आते हैं आपको समझाने के लिए। बस उसके एट्रीब्यूट हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से टेबल समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो सभी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, चाहे वो बिगनर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को काफ़ी सिंप्लीफाई करके यहाँ टेबल आपके सामने रखते हैं। ओके, तो फिलहाल इस टेबल पे फोकस कीजिए। कोर्स फैकल्टी क्लास, 3 एट्रीब्यूट है, तीनों मैंने यहाँ डाल रखे हैं। मैथ्स है कोर्स का नाम, इसको पढ़ाने वाली फैकल्टी का नाम है जॉन, वो क्लास 11th में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी को भी जॉन पढ़ाते हैं, वो क्लास 11th में पढ़ाते हैं। भाई बाईलैंग्वेज फैकल्टी है, दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। देन बात करते हैं फिर से हिंदी की, इसको पढ़ा रहे हैं विजय, पर ये पढ़ा रहे हैं क्लास 12th में, तो ये अलग हो गया। अब बात करते हैं फिर से मैथ्स रिपीट हुआ है, इसको पढ़ा रही है रश्मि जी और ये पढ़ा रही क्लास 11th में। ठीक है, यानी क्लास 11th में अगर हम देखें 2 जने मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इसी टेबल के अंदर से पता लग रहा है 2 जने मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्लास 11th के अंदर। जॉन जो है वो एक ही क्लास में 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, और विजय की इंडिविजुअल एंट्री है। अब इस टेबल के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें इस टेबल को नॉर्मलाइज करना होगा। क्यों? यहाँ पे अगर हम देखें तो फैकल्टी कोर्स पे डिपेंड कर रहा है और क्लास जो है वो फैकल्टी पे भी डिपेंड कर रही है और कोर्स पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इट मीन्स के ये ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन को जो है वो क्या बोलते हैं, एक तरह से इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई हम टेबल को डीकम्पोज करना शुरू करें, लेकिन ज्वाइन डिपेंडेंसी हटाते हुए। ठीक है, और एक तरह से अगर हम समझें तो ये तीनों ही कैंडिडेट कीज हैं। कोर्स अपने आप में क्योंकि फैकल्टी किससे आइडेंटिफाई हो रहा है, अपने कोर्स से, और फैकल्टी साथ के साथ क्लास से भी आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद में अगर हम बात करें, क्लास जो है वो कोर्स से भी आइडेंटिफाई हो रही है और फैकल्टी से भी आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा जो कोर्स है वो फैकल्टी क्लास दोनों से आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये सब आपस में मिक्सअप है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है मैं समझाता हूँ। सपोज क्या हुआ कि क्लास 10th मैंने यहाँ ऐड कर दी, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा और कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी अभी तक ये पता नहीं है। अब मैं इन दोनों को ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही यहाँ पे कैंडिडेट की इसकी तरह वर्क कर रहे हैं। इन तीनों में से किसी को भी मैं सुपर की बना सकता हूँ, यहाँ पे तीनों ही यूनिक है अपने आप में। ओके, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। अगर मैं फैकल्टी नेम को सुपर की बनाता हूँ तो खाली जॉन 2 बार आ रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये क्लास के साथ मिल करके जो है वहाँ पे सुपर की बना सकता है कि कैसे, जॉन क्लास 11th को पढ़ाने वाला, लेकिन वो भी 2 बार आ गया, तो अब मुझे इसको भी लेना पड़ेगा कि जॉन क्लास 11th में मैथ्स पढ़ाने वाला और जॉन क्लास 11th में हिंदी पढ़ाने वाला, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रही है। इन तीनों को मिला करके एक सुपर की बनेगी, इसीलिए ये तीनों कैंडिडेट कीज के अंदर काउंट हो रही है। तो जब तीनों ही कैंडिडेट कीज बनी हुई है, जब भी कोई ऐसी टेबल आ जाए जहाँ पे सारे एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कोई भी कॉलम या टपल खाली नहीं छोड़ सकता। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ऐसी टेबल्स में डाटा एंटर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इनको डीकम्पोज करना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज्वाइन डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो, यानी कि टेबल को तोड़ने के बाद में जब वापस जोड़े तो यही टेबल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये 10th वाला तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए इसको बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं। 2 कॉलम उठाइए, ठीक है, यहाँ रखिए कोर्स ऑफ फैकल्टी। ठीक है, अब सीक्वेंस जो इस टेबल का है उसी सीक्वेंस में इसको अरेंज कीजिएगा, ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या, वो मैं आगे आपको खुद बहुत पता लग जाएगी। ठीक है, मैथ जॉन, कोर्स क्या है, मैथ कौन पढ़ाता है, फैकल्टी कौन है, जॉन। हिंदी कौन पढ़ाता है, जॉन।
फिर से हिंदी कौन पढ़ाता है, विजय, और मैथ कौन पढ़ाता है, रश्मि। उसी ऑर्डर में मैंने इस टेबल को डिकम्पोज करके 2 कॉलम यहाँ डाल दिए। अब अगला जो टेबल बनेगा वो होगा फैकल्टी और क्लास का। ऑब्वियस सी बात है, तीनों को आइडेंटिफिकेशन लेने पड़ेंगे, यूँ तो नहीं मैं क्लास को अलग डाल दूंगा, ठीक है। फैकल्टी और क्लास का, जॉन क्लास 11th में पढ़ाते हैं, ये रहे। जॉन क्लास 11th में पढ़ाते हैं, ये रहे। विजय क्लास 12th में पढ़ाते हैं, ये रहे। रश्मि क्लास 11th में पढ़ाती है, ये रही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टेबल बनी वो है क्लास और कोर्स की, ठीक है। कौन सी क्लास में कौन सा कोर्स चल रहा है। क्लास 11th में क्या चलता है, मैथ्स, ये देखिए। क्लास 11th में क्या चलता है, हिंदी। उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में, मैंने ऑर्डर ओपन नीचे नहीं किया है, ठीक है। क्लास 12th में क्या चलता है, हिंदी, ठीक है। एंड क्लास 11th में फिर से क्या चल रहा है, मैथ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस टेबल को 3 सब टेबल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हम सब जानते हैं जब भी हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो ओरिजिनल डेटा वापस दिखाने के लिए टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, तो हम इन तीनों टेबल पे नेचुरल ज्वाइन अप्लाई कर देंगे। और नेचुरल ज्वाइन कैसे होता है कि भाई कोई कंडीशन नहीं होती, जब किन्हीं भी 2 टेबल के बीच में कोई भी एक कॉलम कॉमन होता है, एक एट्रीब्यूट कॉमन होता है, वैल्यूज़ भी कॉमन होती, मतलब सेम होती है, वो टेबल खुद ब खुद नेचुरल ज्वाइन में चली जाती है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉमन है, कैसे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में नेम कॉमन है और इनके अंदर यहाँ पे क्लास कॉमन है, ये टेबल मर्ज हो जाएगी। मैं इनका नेचुरल ज्वाइन करना शुरू करता हूँ, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा, मैथ और जॉन यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ज्वाइन हो गई, ठीक है। तो मैथ जॉन 11 मुझे दिख जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होगा, यहाँ पे मैं खाली एट्रीब्यूट्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इधर से कोर्स आया, इधर से फैकल्टी नेम आ जाएगा। अब इस टेबल में गए, इन फैकल्टी नेम के हिसाब से क्लास यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। तो ये तो मैथ जॉन 11 ये आ जाएगा। यूनिक जॉन 2 बार लिखा हुआ आएगा। जब भी नेचुरल जॉइन अप्लाई होता है तो जो सिमिलर कॉलम है, कॉमन एट्रीब्यूट जो है और सिमिलर वैल्यूज़ है, वो बार बार रिपीट नहीं होगा, वो एक ही बार आता है, ठीक है। तो फैकल्टी नेम दोनों जगह पर आएगा एक ही बार। तो ये कोर्स, फैकल्टी और क्लास, इस तरह से दोनों टेबल पूरी जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तो आगे वो बाकी है। अब क्लास 11th, ठीक है, तो क्लास तो ऑलरेडी है इसलिए वापस रिपीट नहीं हुई। और कोर्स मैथ्स वो भी क्लास 11 तो क्लास तो ऑलरेडी है तो वो रिपीट नहीं होगी। और कोर्स ये रहा भाई, ये भी ऑलरेडी है। यानी कि ये वाली टेबल यहाँ पे ज्वाइनिंग में ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दी, मैं इसको हटा दूंगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, कैसे मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे ये ज्वाइन ऑपरेशन में रोल तो प्ले कर दी है, बट आउटपुट 3 कॉलम का ही आएगा, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में किन्हीं भी 2 टेबल के बीच का जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ भी सेम है, वो एक ही बार आएगा। और अगर मल्टीपल टेबल ज्वाइन कर रहे हैं तब भी यूनिक वो बार बार रिपीट होते जाएंगे, 6 कॉलम नहीं आएंगे, टोटल 3 ही कॉलम आएंगे। क्लियर है। फिर से रिपीट करता हूँ, कोर्स फैकल्टी ये रहे, फैकल्टी नेम के अकॉर्डिंग क्लास आगे आ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दोनों टेबल ज्वाइन हो चुकी है। अब इस टेबल पे अप्लाई करते हैं तो ये क्लास वैल्यू सेम है, तो क्लास तो ऑलरेडी है तो ये रिपीट नहीं होगा। कोर्स तो ऑलरेडी यहाँ से आ गया तो वो भी रिपीट नहीं होगा। इस तरह से हमारी ओरिजिनल टेबल वापस बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा 5NF के डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस होना चाहिए, हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन मिल गया। अब एरर्स क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एरर पहले समझा था जॉइंट डिपेंडेंसी बताने के लिए, तो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले मैंने इसका कंसेप्ट बताया। अब मैं इसकी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, हम टेबल को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। जॉन मैथ्स पढ़ाते हैं, ये कंप्लीट आ गया। जॉन हिंदी भी पढ़ाता है, ये भी आ गया। विजय जो हिंदी पढ़ाते हैं वो भी आ गया। रश्मि मैथ्स पढ़ाते हैं वो भी आ गई, चारों आ गए। अब जॉन जो है क्लास 11th में पढ़ाते हैं, और वहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, खाली फैकल्टी और क्लास है, तो जॉन क्लास 11th में ही दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैंने जॉन एक बार लिख दिया खाली 11th, ठीक है। अब देखते हैं विजय 12th में पढ़ाते हैं, वो रही एंट्री। रश्मि 11th में पढ़ाती है तो यहाँ पे रश्मि आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया कि हाँ भाई टेबल छोटी हो गई, डेटा स्पेस बचेगा। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ अभी, प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी, ठीक है। साथ के साथ यहाँ देखें भाई क्लास एंड कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 तो मैथ्स और 11 तो मैथ्स 2 बार आ रहा है, तो हम इसे हटा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही तो होता है कि भाई जब हम टेबल्स को अलग करते हैं तो रिपीटेड डेटा हट जाता है। यही तो हमने नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा, लेकिन यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी को दूर करने के लिए 5NF काम आएगा। कैसे? अब हम इस टेबल को अरेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा टेबल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहले चलते हैं, भाई जॉन मैथ्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही। जॉन क्लास 11th में पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। वो क्लास 11th में मैथ्स पढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही। मतलब कि क्लास 11th में जॉन जो है मैथ्स पढ़ाता है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने टेबल को पहले डिकम्पोज कर दिया, अब मैं इनको फिर से कंपोज करना शुरू करता हूँ। अब आप देखिए कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा कोर्स, ये हो गया फैकल्टी नेम, और ये हो गई हमारी क्लास, ठीक है। तो अब सबसे पहले पहली रो क्रिएट करते हैं। जॉन मैथ्स पढ़ाता है,
ठीक है। तो कोर्स और मैं नाम लिख देते हैं, तो कोर्स हो गया मैथ्स और फैकल्टी नेम हो गया जॉन। क्लास 11th में जॉन पढ़ाता है और क्लास 11th में मैथ्स पढ़ाई जाती है, मतलब कि क्लास 11th में जॉन मैथ्स पढ़ाता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं नीचे, हिंदी जॉन जो है हिंदी पढ़ाते हैं, क्लास 11th में पढ़ाते हैं और क्लास 11th में हिंदी पढ़ाई जाती है, मतलब ये रो भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, कोर्स नेम हो गया हिंदी, पढ़ा रहे हैं जॉन क्लास 11th में, यहाँ तक भी सही है। अब आते हैं नीचे, हिंदी विजय, यानी विजय हिंदी पढ़ाते हैं, विजय क्लास 12th में पढ़ाते हैं, विजय और क्लास 12th के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है। इट मीन्स के क्या निकल रहा है, क्लास 12th में हिंदी कौन पढ़ा रहा है, विजय। तो ये भी आ गया भाई फिर से एक और हिंदी, ये हो गया विजय, ये हो गया क्लास 12th। अब बात करते हैं भाई मैथ्स रश्मि, या मैथ जो है वो देखिए वो तो क्लास 11th में पढ़ाई जा रही है, तो क्लास 11th में तो जॉन पढ़ा रहे हैं और उनका मैथ्स का हो गया, तो क्लास 11th में तो रश्मि भी पढ़ा रही है। तो रश्मि क्या पढ़ा रही है, वो मैथ्स पढ़ा रही है कि हिंदी पढ़ा रही है, ये क्लियर पता नहीं लग रहा है। अब इसको वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई। रश्मि बची, रश्मि मैथ्स पढ़ाती है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ आके देखते हैं, रश्मि क्लास 11th में पढ़ाती है, ठीक है, पता लगा। क्लास 11th में मैथ्स और हिंदी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो क्लास 11th में मैथ्स भी जॉन पढ़ा रहे हैं और हिंदी भी जॉन पढ़ा रहे हैं, तो रश्मि क्लास 11th में पढ़ा क्या रही है ये हमें पता ही नहीं है। इन टेबल से यही कंक्लूजन निकल रहा है और ये आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि जब आप अब इन तीनों की मदद से ओरिजिनल टेबल क्रिएट कर रहे हो तो रश्मि का रिकॉर्ड ही गायब हो गया। ओरिजिनल टेबल को डीकम्पोज किया, बनी वो वाली, ठीक है। तो ये होता है जॉइंट डिपेंडेंसी। जब हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने के चक्कर में जो रिपीटेड डेटा होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है, रो वाइज। कैसे भाई, जॉन की रो 2 बार आ रही थी, मैथ्स और हिंदी की, मुझे यहाँ 2 बार डालनी चाहिए थी, मैंने 1 बार ही डाली, ये हुई प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है। उसका असर इस पर भी पड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लास 11th में मैथ्स 2 बार आ रही है, मैं तो 1 बार ही लिख दी। अगर मैं एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट इस टेबल में भी ये कर देता कि भाई ये है 11th और ये है एक और मैथ, तो क्या होता। अब समझते हैं कि रश्मि जो है मैथ्स पढ़ाती है, ठीक है भाई। यहाँ देखते हैं रश्मि क्लास 11th में पढ़ा रही है और क्लास 11th में एक और मैथ है, यानी मैथ्स 2 बार पढ़ाई जा रही है। इट मीन्स कि यार एक बार तो जॉन हो गया और एक बार जो है रश्मि पढ़ा रही है, तो ये हो गया मैथ रश्मि और क्लास 11th, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये है लॉजिक, सीधा सिंपल सा, कि अगर आपने डीकम्पोजिशन किया और वहाँ पे आपने लॉसलेस डीकम्पोजिशन नहीं किया तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। और सिमिलर में चलिए इसमें नहीं, अगर मैं इसमें हटा दूँ और इस वाली रो में भी अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो जॉन जो है, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो अभी भी वापस वही टेबल बनेगी सेम, मतलब यही वाली। कैसे कि भाई मैथ्स जॉन पढ़ा रहे हैं, वो चला गया क्लास 11th में, हिंदी जॉन पढ़ा रहे हैं, क्लास 11th में चला गया भाई, विजय जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं क्लास 12th में, वो आ गया भाई। अब बच रही रश्मि, वो पढ़ाती है मैथ्स, ठीक है, 11th में मैथ्स चलती है और रश्मि जो है वो मैथ्स पढ़ा रही है 11th के अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जॉन के तो दोनों टपल फिल हो गए, विजय का भी टपल फिल हो गया, रश्मि के पास में हमारे पास में रिकॉर्ड क्या है, नेम है रश्मि, पढ़ाती है मैथ्स और क्लास 11th में पढ़ाती है, ठीक है। तो अभी हमें इससे क्या पता लग रहा है कि ये भी क्लास 11th में मैथ्स पढ़ाती है, तब भी मैं इस रो को ऐड कर सकता हूँ। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 5NF यही कहता है कि जब भी टेबल्स को डीकम्पोज करो तो वापस जब उन्हें ज्वाइन करें तो ज्वाइन डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि उन्हें इस तरह से डीकम्पोज करो कि जब वापस उन्हें ज्वाइन करके कॉमन आउटपुट निकाला जाए तो वो ओरिजिनल टेबल की तरह ही दिखे। और यही होती है तीसरी रो भी कि डीकम्पोजिशन जो है जो लॉसलेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों ही चीज़ें बता दी कि कैसे मैंने पहले कॉमन सारी टेबल्स को, मतलब इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए टेबल्स को डीकम्पोज किया। आप वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके ये वापस समझ लीजिएगा, कैसे मैंने टेबल को जो है इसी ऑर्डर के साथ जो डीकम्पोज किया तो भी इजीली ज्वाइन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने जो है लॉसलेस डीकम्पोजिशन करने के बजाय जो है नॉर्मल डीकम्पोजिशन कर दिया और जब वापस ज्वाइन किया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, रश्मि का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था। तो उसके मैंने सॉल्यूशन भी दिखाया कि या तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन जिस बेस पे मैंने किया था या तो वो, या फिर आप इनमें से किसी भी एक टेबल के साथ भी डेटा अरेंज कर सकते हो। इन शॉर्ट होना ये चाहिए कि जितनी भी टेबल में आप उन्हें डीकम्पोज कर रहे हैं उन्हें वापस ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल डेटा का डेटा वापस ओरिजिनल टेबल जैसा फॉर्म वाला ही डेटा आ जाए, कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो। यही 5NF का मेन टारगेट होता है। इसीलिए इसे PGNF यानी कि प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोलते हैं कि ज्वाइन करने के बाद में ओरिजिनल टेबल मिलनी चाहिए और यही इसकी कंडीशंस है। 4NF में होना चाहिए,
जो इंडिपेंडेंसी अलाउड नहीं है, उसी तरह से डीकम्पोजिशन करना है तो डीकम्पोजिशन लॉसलेस होना चाहिए। ये है 5NF। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है, पर्सनली सजेस्ट वीडियो को एक बार फिर देखिएगा। 5NF थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, पर अगर आप वीडियो एक बार फिर से देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा फोकस के साथ, 5NF आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई भी आपकी क्वेरी या कोई चीज़ आप फिर से डिटेल में जानना चाह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद जो हम वीडियो लाने वाले हैं 2 से 3 वीडियोस और, वो भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर रहेंगे, जिसके अंदर हम आपको एक कॉमन टेबल पे सारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे। साथ के साथ अब हम आपको एक और जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ये दिखाएंगे नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअली सेंस क्या है और क्यों किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमने अलग अलग नॉर्मलाइजेशन में टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी ना, उनको कंबाइंड करके उसका कॉमन आउटपुट समझने की कोशिश करेंगे। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन पूरी सीरीज समझ में आ जाए, क्योंकि डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी नॉर्मलाइजेशन की पूरी सीरीज देखिएगा। जो वीडियोस अभी तक बना दिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जल्दी दूसरे वीडियोस भी आने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।